हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम बाई एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। और एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दो सभी साथी, जो भी आपके भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सभी लोगों को आप लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, ठीक है। जो भी आपके साथी हैं वो भी आ जाएंगे, वो भी सेशन को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है जी। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो तो देखो, ये जो आपका सेशन है ये चलेगा भाई 1 घंटे। और इस 1 घंटे में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन। किसके? जीके और जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये बात आप भी जानते हैं भाई, क्योंकि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं अपना। कौन सा? जीएस पार्ट का। जीएस पार्ट का हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं। इसी सेशन में हम लोग हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो भी 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग इसमें लगा लेते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसी सेशन में साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं आपके, बायो के क्वेश्चन आपके रहते हैं और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यानी इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन आपके वही रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं, ठीक है भाई। समझ रहे हो सभी साथी? तो एक बार सभी लोग सभी साथी क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से। और आपके जो जितने भी साथी हैं सभी लोगों को आप लोग बुला लेंगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। देखो, ऐसा हो सकता है कि मतलब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप में से किसी का नाम ना ले पाए, किसी का नाम ना पुकार पाए, तो गुस्सा नहीं होना भाई, मुंह नहीं फुलाना, यार सर ने मेरा नाम नहीं लिया, आज तो बाबा मस्ती में पढ़ाते जा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, क्या बात है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है जी। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या पूछता है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो अब हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सदन में क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रस्ताव पास हो जाता है। तो मंत्री परिषद क्या देगा? त्यागपत्र देगा। तो किस सदन में वो प्रस्ताव पास होता है? लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में, या फिर दोनों में से किसी की संयुक्त बैठक में। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि त्यागपत्र देना पड़ेगा किस सदन को। तो भाई लोकसभा के सदन को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है वो किसमें होती है? कहीं ना कहीं वो संबंधित होती है आपके लोकसभा से होती है। और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। इसी स्थिति में लोकसभा के जितने मंत्री परिषद हैं वो पूरे के पूरे क्या दे देंगे? त्यागपत्र दे देंगे और लोकसभा भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। और जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो मंत्रियों का यहां पे रहना उचित है ही नहीं है, फिर दूसरे मंत्री चुने जाएंगे। समझ गए? तो लोकसभा क्या दे देगी? अपना त्यागपत्र दे देगी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये भंग हो सकता है तो ये क्या है? निम्न सदन है। इसका मतलब ये क्या है? निम्न सदन है। और यही क्या हो जाएगा? अस्थायी सदन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? अस्थायी सदन हो जाएगा। यही हमारा अस्थायी सदन हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और लोकसभा के बारे में दिया जाता है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 पढ़ोगे, 81 पढ़ोगे तो आपको लोकसभा का वर्णन मिल जाएगा। और यदि आपको पढ़ना है राज्यसभा तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है। और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है आपका। राज्यसभा उच्च सदन है और यह भंग नहीं होता है। ये भंग नहीं होता है तो यही क्या हो जाएगा? स्थायी सदन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? स्थायी सदन हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो यहां से हमने इस प्रकार से क्या कर लिए? क्वेश्चन भी कर लिए और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने अंतर भी समझ लिया। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों किसके सदन होते हैं? ये आपके सदन होते हैं संसद के। किसके? संसद के सदन होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और संसद के बारे में दिया जाता है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी। ठीक है भाई? तो
तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। बकाया ये देखो इस प्रकार से हमारी बैठकें होती हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा करते हैं। तो एक बार सभी लोग आंसर करें भाई, बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी साथी शेयर कर दो बिल्कुल जोर से। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें, और जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, साथी जुड़ेंगे, तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई, लाजवाब। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये हमें बताना है कि किस समिति के आधार पर। तो देखो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे कहां से लिए गए? तो मूल कर्तव्य हमारे लिए गए थे कहां से? सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। कहां से? रूस से लिए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये हमारे संविधान के किस भाग में है? ये हमारे संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 4 में है, 4 की ए में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन किस आर्टिकल में स्थित हैं? तो आर्टिकल 51 का ए में स्थित हैं। आर्टिकल 51 का ए में हमारे क्या है? मूल कर्तव्य हैं। और हमारे मूल कर्तव्य हैं कितने? तो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। और इनको किन समिति के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इनको कब जोड़ा गया था? तो देखो 1976 में, 1976 में हुआ था कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 1976 में हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसी अमेंडमेंट में हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। लेकिन आप कहोगे भाई हमारे तो 11 हैं, तो एक कब जोड़ा गया? तो एक कब जोड़ा गया? हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं? तो ये जोड़ा गया हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसमें हमने एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया। तो 10 यहां जुड़ गए थे, एक ये जुड़ गया, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। कितने? टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। और ये मौलिक हमारे कर्तव्य हो जाएंगे। मूल अधिकार वो अलग हैं और ये मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है? ये मौलिक कर्तव्य हैं, समझ रहे हैं? तो ये हमारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। यहाँ पे 10 हैं, और लेकिन हैं कितने? टोटल 11 हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है? भाई साहब देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। किसके? पॉलिटी के। कोई इशू नहीं है, हम लोग करेंगे आसानी से, है ना? तो क्वेश्चन नंबर हमसे तीसरा पूछा गया है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, या कोई भी हाई कोर्ट को, या प्रधानमंत्री को, या उपयुक्त में से सभी को, या उपयुक्त में से सभी को? तो देखो जरा, आपको समझना है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उससे क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। उससे क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। लेकिन किसके द्वारा सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली जाती है। ये बात आप भी जानते हैं भाई। अब राष्ट्रपति क्या लेगा? सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसा किस आर्टिकल में दिया है? ऐसा आर्टिकल कहता है 143 कहता है। ऐसा आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। समझ गए? तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, एच.जे. कानिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो 48वें नंबर के हैं, और इन्हीं का नाम है एन.वी. रमन। क्या है? एन.वी. रमन नाम है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये हमने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं हम। आर्टिकल में दिया जाता है, आर्टिकल 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। लेकिन आर्टिकल 50 या आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति क्या लेगा? शपथ लेगा। राष्ट्रपति शपथ लेगा। और शपथ किससे लेगा? तो CJI से लेगा। राष्ट्रपति शपथ किससे लेगा? CJI से लेगा। इसका क्या मतलब है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति शपथ लेता है और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो मतलब दोनों एक दूसरे से क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ये भी आप यहां से याद रख सकते हैं, बहुत आसान है कंसेप्ट, है कि नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल 61 में क्या कहता है, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति पर हम क्या लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। यानी राष्ट्रपति क्या ले सकता है, विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है भाई, चलो तो यहां से हमने क्या समझ लिया, ये सारी चीजें समझ ली। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उसकी कार्यकाल की अवधि क्या होती है। तो 5 वर्ष, या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रश्न पर, या फिर 6 वर्ष, या 65 वर्ष, या फिर 5 वर्ष, या 65 वर्ष। तो क्या हो जाएगी, देखो हम अभी आप बताते हैं, टेंशन मत लो, सारी चीज हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग क्या कर देंगे, मेरे बाबू मेरे लाडलो, शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से, है ना। तो शेयर कर देंगे भाई, है ना। अरे बाबा शेयर कर देना रे बाबा कर दो एक बार शेयर सभी साथी। चलो, तो इलेक्शन कमीशन, क्या भाई, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, देखो याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां पे, न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है भाई। और इलेक्शन कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, कुमार सेन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मतदान दिवस। लेकिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं तो मतदान यानी मतदान यानी वोट डालने की जो हमारी एज है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कब की गई थी, ये 1989 में की गई थी। कब, 1989 में की गई थी। मतदान की एज 21 वर्ष से 18 वर्ष की कर दी गई थी 1989 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया भाई साहब कि जो हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, और इसका जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। आप कहोगे सर जी आप भी, आपने लास्ट में बताया ये वाला पॉइंट, तो भाई साहब लास्ट में ही बताएंगे, टेंशन मत लो। अब आपको समझ में आ गया कि 6 वर्ष या 64 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। चलो अच्छा, थोड़ी सी बात और करते हैं हम लोग इस पर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो 24वें नंबर का इसका अध्यक्ष है और उसका नाम है सुशील चंद्र। क्या नाम है, सुशील चंद्र। ठीक है भाई, सुशील चंद्र। ये आपकी 24वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन के क्या हैं, आपके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग का शाइन हो जाएगा। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बताएं जरा, भारत में विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा। तो देखो जरा समझते हैं जरा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव कौन करता है।
तो विदेशी विनिमय के संचय का रखरखाव कौन करता है? वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसी को हम लोग बोलते हैं आरबीआई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में था। कहाँ पे? कलकत्ता में था। फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? मुंबई में बनाया गया। कहाँ पे? मुंबई में बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ रहे हैं? अब बात ये आती है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। स्मिथ ये क्या थे? इनके पहले अध्यक्ष थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे किसके? आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भारतीय अध्यक्ष हो जाएंगे आपके कौन? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। देशमुख हो जाएंगे। ठीक है। और भारत में पैसे कौन छापता है? तो भारत में पैसे भाई आरबीआई बैंक ही छापता है। भारत में पैसे कौन छापता है? तो आरबीआई बैंक छापता है। कौन छापता है? आरबीआई बैंक छापता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो आप कहेंगे वित्त मंत्रालय के। किसके? वित्त मंत्रालय के। ये भी आपको याद रखना है। 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर की साइन नहीं होते हैं। वो साइन किसके होते हैं? तो वो होते हैं वित्त मंत्रालय के होते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। समझ रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने राइट आंसर क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमने कर लिया ए। क्लियर है भाई? बहुत ही लाजवाब भाई। समझ रहे हैं? चलो, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा, जो कि कहां पे है? मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इकोमार्क, अब ये क्या है? एक पुरस्कार है। ये क्या है? एक पुरस्कार है। तो शेयर कर दो सभी लोग, और जिसने लाइक ना किया है सेशन को तो जल्दी से भाई लाइक कर दो एक बार सेशन को। सभी साथी एक बार सभी साथी सेशन को जल्दी से क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे, और लाइक की कगार पे पहुंचा देंगे, और मैक्सिमम लाइक करेंगे आप लोग, है ना जी? बहुत बढ़िया। तो इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? शुद्ध एवं मिलावट रहितों को दिया जाता है, या प्रोटीन समृद्धों को दिया जाता है, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण को दिया जाता है, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो उनको दिया जाता है? तो देखो जरा, इकोमार्क प्राइज दिया जाता है किसको? जो पर्यावरण के प्रति क्या है? मैत्रीपूर्ण है। जो पर्यावरण के प्रति क्या है भाई? मैत्रीपूर्ण है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब भाई पर्यावरण से संबंधित आया। किससे संबंधित आया? पर्यावरण से संबंधित आया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 5 जून को। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। समझ गए? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहली बार कब मनाया गया था, तो 1972 में। 1972 में पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन 1974 में हमने पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। याद हो गया? अच्छा, 1974 से आपको एक बात और याद रखनी है। इसी दिन 18 मई 1974 में हमने भारत का क्या किया था? पहला परमाणु परीक्षण भी किया था, जो कि कहां से? और राजस्थान के पोखरण से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग क्या रखेंगे? कनेक्ट करके रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना जी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। देखो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? क्या दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, और यूनेस्को देता है। तो आप लोग जल्दी से बताओ भाई, यूनेस्को द्वारा किसको दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, या राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है, या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो समझ लेंगे जरा, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को देता है।
तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में समझ लेंगे। ये हमारी क्या है, वर्ल्ड लेवल की संस्था है, यानी विश्व लेवल की है। किसकी, विश्व लेवल की संस्था है। और इसकी स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना हुई थी कब, 1945 में। कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस है किसकी, फ्रांस की राजधानी। किसकी, फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। क्या हो जाएगी फ्रांस की मुद्रा, तो यूरो हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में। और ये जो यूनेस्को है ये क्या देता है, कलिंग पुरस्कार देता है। तो कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है, ओडिशा का। किसका, ओडिशा का पुराना नाम है। ये भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ओडिशा का पुराना नाम क्या है, कलिंग है। चलो जी। और कलिंग नाम से एक युद्ध हुआ था जो कि अशोक का हुआ था। किसका, अशोक का हुआ था। तो अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो भाई कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये भी याद रखेंगे। अब जो कलिंग पुरस्कार है वो दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जब आपको हम समझा रहे हैं ना, तो यहां पे आप लोग समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन कि भाई क्या सीन है, क्वेश्चन का सीन क्या है। अब देखो आपको समझ में आ गया कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए। अब कौन देता है, यूनेस्को देता है। तो यूनेस्को में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की कितनी साइडें हैं, तो आप बताएंगे 40 साइडें हैं। कितनी है, 40 साइडें ऐसी हैं, 40 विश्व धरोहर ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को में क्या हैं, शामिल हैं। लेकिन हम कुछ आपको बता देते हैं। जैसे जयपुर आपका 2019 में जोड़ा गया था। जयपुर आपका 2019 में जोड़ा गया था। अहमदाबाद 2017 में जोड़ा गया था। कब, 2017 में जोड़ा गया था यूनेस्को में। लाल किला 2007 में जोड़ा गया था। लाल किला 2007 में जोड़ा गया था। और बात करें कुतुब मीनार की तो 1993 में जोड़ा गया था कुतुब मीनार को। और हुमायूं के मकबरे को भी 1993 में जोड़ा गया था। 1993 में हुमायूं के मकबरे को भी यूनेस्को में जोड़ा गया था। ये भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगरा के ताजमहल को 1983 में जोड़ा गया था। आगरा के ताजमहल को 1983 में जोड़ा गया था। लेकिन 1984 में सूर्य मंदिर को जोड़ा गया था। 1984 में सूर्य मंदिर को यूनेस्को में जोड़ा गया था। हम तो बहुत सारे बता देंगे, फिर आप कहोगे सर तो बस इसी बोर्ड में सब कुछ कर दो, इसी में सब कुछ भर दो, इसी क्वेश्चन को खत्म कर दो, इसी क्वेश्चन को 1 घंटे तक ले जाओ हैं, तो फिर आप लोग कहोगे सब यही बता दोगे क्या सर। चलो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, तो युद्ध अपराध देखना या अंतरराष्ट्रीय विवाद देखना या मानव अधिकार देखना या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो इसका भी आप लोग क्या करें, आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये क्या देखता है, ये देखता है मानव अधिकार आयोग को। क्या देखता है, मानव अधिकार आयोग को देखता है। अब बात ये आती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा। ठीक है भाई। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, या इसी को हम लोग टेम्स भी बोलते हैं। तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किसकी राजधानी है, तो ब्रिटेन की राजधानी है। किसकी, ब्रिटेन की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो पौंड हो जाएगी। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, पौंड हो जाएगी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किसको देखता है, मानव अधिकार को देखता है। मतलब जो हमारे राइट होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, वो हमें अधिकार अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य का शोषण हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य का शोषण हो रहा हो, है ना। तो ये सारी चीजें देखता है कौन, मानव अधिकार आयोग देखता है।
और मानव अधिकार आयोग की सबसे पहले स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मानव अधिकार आयोग भी मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अब बताओ भाई साहब, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अब कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, या रोहिणी था, या भास्कर था, या फिर एपिल था। तो देखो कहीं ना कहीं जो आर्यभट्ट जो आर्यभट्ट हैं, यही क्या है? आर्यभट्ट नाम का ये क्या था? वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक था जो किससे संबंधित था? भूगोल से संबंधित। भूगोल से संबंधित। भूगोल से संबंधित ये क्या रखता था? जानकारी रखता था। ठीक है। आर्यभट्ट ने ही किसकी? शून्य की खोज की। किसकी? शून्य की खोज की। और इसी ने दशमलव पद्धति की खोज की। इसी ने दशमलव पद्धति की खोज की। ठीक है भाई। और इसी के नाम पर हमने क्या रखा? पहला उपग्रह। पहला उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका आर्यभट्ट उपग्रह हो जाएगा। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। और ये कैसा था? ये था भाई साहब सफल। क्या था? ये कैसा था? तो सफल था। ये भी आपको याद रखना है। तो सफल था भाई साहब। ये क्या था? सफल था। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ठीक है? ठीक है, तो शेयर कर दो भाई जल्दी से, शेयर कर दो बाबा जल्दी से। ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से सभी साथी शेयर कर देंगे। मजा आ रहा है सेशन में तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भाई बहुत सारे साथी ए आंसर दे रहे हैं और यही हमारा क्या है? सही है। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गजब भाई गजब, लाजवाब। हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे? लाला लाजपत राय ने किसका विरोध किया था? यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, लाला लाजपत राय ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो मार्च 1919 में आया था। कब आया था? मार्च 1919 में आया था। या जलियांवाला हत्याकांड का, तो उसी के बाद क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। या फिर क्रिप्स मिशन का किया था, या फिर क्या साइमन कमीशन का किया था। तो साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था, साइमन कमीशन। और क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने 1928 में किसका? साइमन कमीशन का क्या किया था? विरोध किया था। ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं और अच्छा सा। किसके बारे में? साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में। जो साइमन कमीशन है, ये भारत कब आया? तो ये मार्च 1928 में आया। हाँ बिल्कुल सही, यानी फरवरी मार्च 1928 में आया। 1928 में आया। किसकी अध्यक्षता में आया? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया। तो ये भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन कितनी बार आया? तो 2 बार आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 30 मई को। कब? 30 मई 1930 में आई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। और साइमन कमीशन के बारे में किस अधिनियम में कहा गया था? तो एक्ट 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि हम भारत में हर वर्ष क्या भेजेंगे? एक कमीशन भेजेंगे जो कि भारत की स्थिति की जांच करेगा। जो कि भारत की स्थिति की जांच करेगा। अब जब साइमन कमीशन आया तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। तो सबसे पहले साइमन कमीशन कहां पहुंचा? सबसे पहले बंबई पहुंचा।
बंबई पहुंचा साइमन कमीशन। और बंबई में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? तो एमके जी ने। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने इसका विरोध किया। फिर साइमन कमीशन कहां पे पहुंचा? फिर मद्रास पहुंचा। कहां पे? मद्रास पहुंचा। और मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध किया किसने? टी प्रकाशम ने। किसने? टी प्रकाशम ने। टी प्रकाशम ने साइमन कमीशन का विरोध किया। फिर साइमन कमीशन कहां पहुंचा? लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचा। और फिर साइमन कमीशन का लखनऊ में किसने विरोध किया? तो खली कुज्जमा ने। किसने? खली कुज्जमा ने विरोध किया। खली कुज्जमा ने साइमन कमीशन का विरोध किया। फिर साइमन कमीशन कहां पहुंचता है? लाहौर पहुंचता है। कहां पे? लाहौर पहुंचता है। और साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। अब साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे हैं। साइमन कमीशन का विरोध तो कहां कर रहे हैं? लाहौर में कर रहे हैं। और ये विरोध करेंगे 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। और साइमन कमीशन का विरोध करते करते इनके सर पे क्या पड़ेंगी? लाठियां पड़ेंगी। और लाठियां घालने का आदेश कौन देता है? तो आदेश देते हैं जॉन स्कॉट। कौन देते हैं? जॉन स्कॉट देते हैं। जॉन स्कॉट ने आदेश दे दिया। और जेपी सैंडर्स ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया। और जब 30 अक्टूबर को लाला पर लाठीचार्ज की जाती है तो लाला की हो जाती है हालत नाजुक। और लाला की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर को। 17 नवंबर 1928 में लाला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर लाला की मृत्यु का पता चलता है सब लोगों को, भगत सिंह इन लोगों को पता चलता है। तो भगत सिंह क्या करते हैं? 17 दिसंबर को। कब? 17 दिसंबर 1928 में। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह किस में गोली मार देंगे? जेपी सैंडर्स में गोली मार देंगे। जेपी सैंडर्स को बिल्कुल लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने ही गोली मार देंगे। और फिर जब लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने भगत सिंह गोली मार देंगे तो भगत सिंह को पकड़ लिया जाएगा। और जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा सुना दी जाती है। ये बात आप भी जानते हैं, अच्छे से समझ गए। तो ये इतनी सी बात थी। और इस बात से भी आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, है ना? इस बात से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। और ये देखो साइमन कमीशन का इस प्रकार से कुछ विरोध किया गया था, है ना जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछता है? भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी? तो भारत का वह कौन सा वायसराय था जिसकी मृत्यु एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी? तो ये तो भाई साहब बहुत ही गलत बात है। और अंडमान निकोबार में की गई थी तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, या लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, या लॉर्ड मेयो हो जाएगा, या लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो एक बार आप लोग जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया। चलो समझो जरा, समझते हैं। ठीक है भाई, समझते हैं। तो देखो, भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में की गई थी? तो यही क्वेश्चन है ना। तो ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है भाई। अब लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक यूटी है। और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया था अंडमान निकोबार का। और अंडमान और निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है, ये आपको याद रखना है। और 10 डिग्री चैनल की दूरी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक, यानी सैडल पर्वत। सैडल पर्वत सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर सैडल पर्वत की ऊंचाई है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब अंडमान निकोबार में ये रहते थे लॉर्ड मेयो। तो वहीं पे लॉर्ड मेयो घूमने गए, बढ़िया मस्ती में गाना गाते हुए गए। जब से तुमको देखा, इस टाइप से गाना गाते हुए गए। लेकिन अब आप कहोगे यार उस टाइम पे ये मूवी ही नहीं आई थी, जब से तुमको देखा मूवी ही नहीं आई थी। अरे तो वो तो हम बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, हैं। फिर आप कहोगे दर्द दिल यारे, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और दर्द का और दिल का तो कनेक्शन है ही नहीं है आपस में। लेकिन देखा जाए तो दर्द का और दिल का ही कनेक्शन है ना। तो
लॉर्ड मेयो गए घूमने के लिए और वहां पे एक अपराधी था, कैदी था, उसने क्या कर दी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपको पता होना चाहिए सबसे प्रथम जनगणना हुई थी, प्रथम जनगणना हुई थी, जनगणना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। फिर इसी जनगणना को नियमित कब बनाया गया, नियमित, तो नियमित कब हुई, तो ये नियमित हुई कब, 1881 में हुई। ये जनगणना 1881 में नियमित हुई। तो किसके शासनकाल में ये हुई, रिपन के शासनकाल में। रिपन के शासनकाल में क्या होती है, जनगणना नियमित होती है, ये भी आपको याद रखना है। समझ गए, चलो जी। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 13 से। कहां से, क्वेश्चन नंबर 13 से याद रखनी है, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो हो जाएंगे देवेंद्र कुमार जोशी। कौन हो जाएंगे, देवेंद्र कुमार जोशी। चलो जी आगे समझते हैं हम लोग। तो ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा और ये 10 डिग्री चैनल है और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। और यहीं पे हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पे स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पे, ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 14 है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में भी आप लोग जल्दी से बताएंगे कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला कौन सा था, यह आपको बताना है। बहुत बढ़िया, चलो। तो देखो यदि आपसे, उसका तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम हिंदी समाचार पत्र, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो ये आपका हो जाएगा उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड, ठीक है भाई। ये आपको क्या रखना है, उदंड मार्तंड, समझ गए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उदंड मार्तंड को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो जुगल किशोर के द्वारा, जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जुगल किशोर के द्वारा। और कब प्रकाशित किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे 1826 में। कब, 1826 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। समझ गए, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। बंगाल में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो समाचार पत्र था वो कौन था, बंगाल गजट था। लेकिन हिंदी समाचार पत्र कौन था, उदंड मार्तंड था। और ये 1826 में जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब ये बंगाल की बात कर दी, बंगाल की बात, किसकी, बंगाल की। क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 में इसका प्रस्ताव आया था। और 16 अक्टूबर 1905 में इसका विभाजन किया गया था। लेकिन इसके विभाजन को कब रोका गया था, 1911 में रोका गया था, 1911 में रोका गया था। फिर फाइनली जो बांग्लादेश है वो आपका 26 मार्च 1971 में आजाद हो जाता है। और बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को। कब, 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। और भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है, यानी भारत की जो सबसे ज्यादा थलीय सीमा लगती है वो किससे लगती है, तो वो बांग्लादेश से लगती है। यानी स्थलीय सीमा जो भारत की सबसे ज्यादा लगती है वो बांग्लादेश से ही लगती है। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बताया भाई, हमने बताया कि जो बंगाल है, बंगाल का आपका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमने 14 कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 15 है। और 15 हमसे क्या पूछता है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो देखो आपने देखा होगा कि जो हमारे मिट्टी के घड़े होते हैं, इनमें जल ठंडा रहता है। तो किस क्रिया के कारण जो हमारा जल है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो इसका आंसर आप लोग बताओ जरा,
इसका आंसर आप लोग बताओ जरा, किस क्रिया के कारण? तो देखो, बाष्पीकरण के कारण। किसके? बाष्पीकरण के कारण। क्यों? क्योंकि भाई सूर्य की किरणें आएंगी और वो यहीं की यहीं अवशोषित हो जाएंगी, ठीक है, अंदर जा ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए जो पानी होता है वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। समझ गए? ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 है। लेजर एक युक्ति है, इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर एक युक्ति है और इसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? स्वतः विकिरण, या वर्ण विक्षेपण, या फिर प्रकीर्णन विकिरण, या फिर उद्दीपित विकिरण, या फिर क्या हो जाएगा? उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताएं। तो लेजर आपने देखा होगा, जो मतलब छोटी छोटी सी लाइटें होती हैं, हमने यहां से जला दिया तो रेड फॉक्स जाता है, लंबा जाता है ना? तो जो वो हमारी क्या होती हैं? लेजर लाइटें होती हैं। तो लेजर लाइट से क्या निकलता है? उद्दीप्त विकिरण निकलता है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 17। डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए की बात कर दी। किसकी? डीएनए की। डीएनए, ठीक है भाई। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहां पे पाया जाता है? केंद्रक में। कहां पे? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक कहां पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। केंद्रक कहां पे पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। और सेल हमारे शरीर की क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। ये भी आप लोग जानते हैं, यानी यूनिट है। क्या है? सेल हमारे शरीर की क्या है? यूनिट है, इकाई है। और कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में। 1665 में की थी। लेकिन इसी कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। ये सबसे पहले 1831 में किसने बताया था? ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि भाई जो कोशिका होती है उसमें एक केंद्रक भी होता है। ठीक है भाई, ये आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। लेकिन केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ये किसने प्रस्तावित किया था? बिल्कुल सही, केंद्रक के अंदर एक डीएनए भी होता है। ये किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आप लोग बताएं। तो ये किया था किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने किया था। तो कब किया था? 1953 में। 1953 में इन लोगों ने बताया, 1953 में इन लोगों ने बताया कि केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब जब 1953 में इन लोगों ने बताया कि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो इसीलिए इनको 1962 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लोगों को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो आप बताएंगे 1962 में दिया गया था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब भाई, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? मतलब मानव शरीर में जो डेंगू बुखार होता है वो किसकी कमी से होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, या शर्करा, या फिर जल की कमी से होता है? तो जल्दी से आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, जो डेंगू बुखार फैलता है, जो डेंगू बुखार फैलता है, ये हमारा किससे? प्लेटलेट्स की कमी से होता है। प्लेटलेट्स की कमी से। और इसी डेंगू बुखार को हम लोग बोलते हैं ब्रेक बॉर्न फीवर। क्या बोलते हैं? ब्रेक बॉर्न फीवर बोलते हैं। ब्रेक बॉर्न फीवर बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया था, ब्रेक बॉर्न फीवर किसको कहा जाता है? तो वो डेंगू बुखार को कहा जाता है। और जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें डेंगू बुखार हो जाता है। प्लेटलेट्स को ही हम लोग बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु बोलते हैं। और ये हमारे किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। किस में? ब्लड में पाया जाता है। ये भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ब्लड का रंग लाल होता है। लाल होता है किसके कारण? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। इसके कारण जो हमारा रक्त होता है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है रक्त का
पीएच मान होता है, ये भी आपको याद रखना है। रक्त दाब कितना होता है, तो रक्त दाब होता है 120/80 होता है। 120 बटे क्या होता है, 80 होता है हमारा रक्त दाब होता है, ये भी याद रखना है। समझ गए? तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखते जाएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ लिया 18, और 18 का राइट आंसर क्या लगेगा, ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 19। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू है। क्या है, सीपीयू। सीपीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है सीपीयू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है, क्या होता है? जल्दी से आप सभी साथी बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, हमारे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब बर्फ पिघलती है? तो आयतन क्या होता है, घटता है। आयतन क्या होता है भाई, घटता है। 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, समझो जरा। जैसे हमने यहां पे भर दी, बर्फ भर दी, ठीक है, अब जैसे जैसे ये पिघलेगी तो बर्फ के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के छोटे छोटे बबल्स होते हैं, ऑक्सीजन के छोटे छोटे बबल्स होते हैं, और जो बबल्स का जो स्थान होगा वो तो घेरेगा ही, तो जो बर्फ पिघल जाएगी तो वो स्थान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो स्थान है, इसके स्थान का बर्फ नीचे हो जाएगा, स्थल नीचे हो जाएगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलो जी आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 का हमसे पूछा गया है कि हमें ये बताओ, प्लेग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या एड्स किसके द्वारा होता है, या गंजापन किसके द्वारा होता है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लेग होता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। किसके, विषाणुओं के द्वारा होता है। और मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया। फिर प्लेग किसके द्वारा होगा, सॉरी गंजापन किसके द्वारा होगा, तो गंजापन आपका कवक के द्वारा होगा। किसके, कवक के द्वारा होगा गंजापन। किसके, कवक के द्वारा होगा गंजापन, बिल्कुल सही। तो एक का नीचे 4, एक के नीचे 4 यहीं पे है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। पहले ही से हम आंसर समझ जाएंगे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर समझते हैं 22। पर्णहरिम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरिम में निम्नलिखित में से लोहा, तांबा, मैग्नीज और या फिर मैग्नीशियम या फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीज। तो पर्णहरिम में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज प्लस कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीज प्लस कैल्शियम पाया जाता है। और पर्णहरिम से पेड़ की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, यानी इसी को हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, समझ गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर समझते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो भाई आप लोग बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा है, एक बार सभी साथी बताएंगे कमेंट करके। और आप लोग एक बार कमेंट करके भी बताएंगे कि पूरा का पूरा सेशन कैसा रहा, मजेदार रहा, शानदार रहा, जानदार रहा। तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताया करो भाई। और आप लोग भी जब आप बताते हो ना, तो कहीं ना कहीं हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि भाई कौन सा साथी क्या कह रहा है, और हम उस कमेंट का आंसर भी करते हैं। ठीक है जी, तो कोई इशू नहीं है। जो सेशन है ये आज का यहीं तक रहेगा, बकाया हम लोग पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और ये आपका सेशन जिंदाबाद रहेगा, जानदार रहेगा और शानदार रहेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बकाया हम लोग पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, तो अंत में फिर से एक बार सभी को जय हिंद। हमें कलम से क्रांति, हमें कलम से क्रांति। जय एग्जामपुर कर भी, जय एग्जामपुर।